हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास की 10 क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था की 10 क्वेश्चन, विश्व एवं भारत भूगोल के 10 क्वेश्चन और भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। आज का जो पहला पार्ट होने वाला है वो है भारतीय इतिहास, यानी भारतीय इतिहास के संबंध में सबसे पहले 10 क्वेश्चन देखिए आज का पहला सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का जो शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। वो था चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त वंश की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, सत्य प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? कालांकित का मतलब होता है दोस्तों जिस पर काल अंकित हो, उसका काल अंकित हो। तो ये जो मिला था ये था आपका एरण अभिलेख, यानी श्री सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक एरण से मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? तो वो बना था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी आराम शाह बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, किसकी देखभाल का उत्तराधिकारी दीवान ए खालसा के पास था? किसकी देखभाल करना है जो दीवान ए खालसा के पास था? तो ये था आपका राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, यानी जो राज्य के सीधे नियंत्रण वाली जो भूमि होती थी, जिसका मुखिया राजा या है जो उसका सेना राज्य का राजा होता था, उस भूमि को है जो खालसा खालसा कहते थे। उस भूमि को क्या कहते थे? खालसा कहते थे। उसका जो नियंत्रण सीधा राजा के हाथ में होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, अपनी किस विजय के स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? यानी अकबर ने बुलंद दरवाजे का जो निर्माण करवाया था ये किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये उसकी विजय थी गुजरात विजय, यानी अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में गुजरात विजय की थी अकबर ने 1572 में। और उसके बाद में जो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासक के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? यानी शिवाजी के प्रशासन में जो सर ए नौबत था ये क्या था? तो ये था आपका पैदल सेना का अधिकारी, पैदल सेना का अधिकारी जिसे सर ए नौबत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों, इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहला देखिए, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कालांकित कथाएं हैं, यानी जातक ग्रंथों में बुद्ध के जन्म की पूर्व की कथाएं हैं। तो ये बात अगर हम देखें तो ये बिल्कुल है जो सही है, यानी पहला सही है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पनो पाली भाषा का ग्रंथ है, ये भी बात इसकी सत्य है। तो इसमें सी नंबर 1 और दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिकाओं से सिद्ध होती है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिकाओं से सिद्ध होती है? सीधी बात करें तो अग्नि
वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? यानी किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने के कथा दी गई है? तो ये था आपका मुद्रा राक्षस। यानी मुद्रा राक्षस में है जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। अगर बात करें हम मुद्रा राक्षस के लेखक की, मुद्रा राक्षस के लेखक की, तो ये था वासवदत्ता। वासवदत्ता मुद्रा राक्षस का लेखक था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने है जो सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक कहा था। दोस्तों आगे हम जो 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित। भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के जो सदस्य थे इनमें से कौन कौन से थे? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें है जो बी एन राव है जो इसमें सदस्य नहीं थे। टी कृष्णामाचारी ये भी इसके सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला ये सदस्य थे और एन माधवराव ये भी सदस्य थे। तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन है जो संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को है जो पेश किए थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंतर्गत है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन भारत में आया था किस वर्ष? वर्ष 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में आया था और इसमें है जो 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। यानी सुमेलित करना है। एक तरफ समितियां दी गई हैं और दूसरी तरफ इनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो देखिए संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति के जो सदस्य थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अल्पसंख्यक उप समिति के इसके थे एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? दोस्तों जो संपूर्ण संविधान लागू हुआ था ये तो हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को है जो संविधान का कुछ भाग लागू हुआ था। इसी दिन 26 नवंबर के दिन हम
संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो इस दिन है जो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था वो थी एनी मस्क्रीनी। एनी मस्क्रीनी ये एकमात्र महिला थी जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। क्रेप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? क्रेप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा का निर्माण किस समिति से हुआ? संविधान सभा का जो निर्माण है ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 74वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था ये संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो सबसे पहले ध्यान में रखना है ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत जो अनुसूची जोड़ी गई थी ये थी 12वीं अनुसूची जो शहरी निकाय से संबंधित हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत और विश्व भूगोल से संबंधित 10 क्वेश्चनों के बारे में। विश्व एवं भारत भूगोल के 10 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से नहीं है। इनमें से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इसमें अगर बात करें गंगा नदी की तो ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, इसका उद्गम हिमालय से होता है। तो ये हिमालय नदियों के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सतोद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? सतोद्री ये किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये नदी है आपके सतलज नदी। ये नदी है सतलज नदी का सतोद्री प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? सिंधु नदी जो भारत में प्रवेश करती हैं ये किस स्थान से करती हैं? तो ये दमचौक नामक स्थान है। दमचौक नामक स्थान है, यहाँ से ये जो भारत में प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये नदी है झेलम नदी। झेलम नदी पर श्रीनगर शहर स्थित है। झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो ये करती हैं कश्मीर घाटी का निर्माण। झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती हैं? कश्मीर घाटी का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों की बात करें तो वो है चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। पटकाई बूम की पहाड़ियां स्थित है। पटकाई बूम की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पटकाई बूम की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। महाराणा रणजीत सिंह बांध कहाँ स्थित है? महाराणा रणजीत सिंह बांध, तो ये महाराणा रणजीत सिंह बांध थीन बांध है। सिंह बांध कहा जाता है थीन बांध को। ये महाराणा रणजीत सिंह बांध कहा जाता है, ये थीन बांध को कहा जाता है। और ये पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच है, सीमा पर स्थित है। जम्मू कश्मीर जो और पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? केरल की गंगा के नाम से कहा जाता है पेरियर नदी को। केरल की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये पेरियर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन,
अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये जब दोनों नदी मिलती हैं तो गंगा आगे बहती है, यानी इन दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी निकलती है। और इनका जो संगम है ये है, कौन सा है, कहाँ पे स्थित है, तो ये देवप्रयाग में स्थित है, अलकनंदा और भागीरथी का। इसके बाद में ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं। अगले 10 क्वेश्चन दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1949 को के सी नियोगी समिति की सिफारिश पर, के सी नियोगी समिति की सिफारिश पर है जो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। सर्वोदय योजना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? सर्वोदय योजना का, तो सर्वोदय योजना का जो प्रतिपादन किया था ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। सर्वोदय योजना का प्रतिपादन जय नारायण प्रकाश ने किया था। योजना अवकाश के 3 वर्ष थे। योजना अवकाश के 3 वर्ष, तो ये थे 1966 से लेकर 1969 तक। 1966 से 69 तक जो काल था ये वो योजना अवकाश काल के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन थे? नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ थे ये कौन थे? तो ये थे सिंधु श्री खुल्लर, ये नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी। राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु जो आधार वर्ष निर्धारित किया गया ये किया गया था 2011-12। राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष है 2011-12। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक को पूर्ण रूप से स्थापित पहला भारतीय बैंक माना जाता है। बाजार कीमत पर संकल राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार कीमत पर जो संकल राष्ट्रीय उत्पाद है ये है GNP-MP बराबर GDP-MP प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। GDP-MP प्लस विदेशों से प्राप्त आय, ये है बाजार कीमत पर संकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये सर्वप्रथम निश्चित किया किसने किया? तो ये किया था सर्वप्रथम अभिनिश्चित, यानी भारतीय व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय थी ये 20 रुपये थी। ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन, संकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? यानी संकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर हम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यह्रास हुआ है इसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये यहाँ पे प्राप्त होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, NNP यहाँ पे प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।